नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगले 25 वर्ष के लिए भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने समग्र ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की। देश के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की घोषणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज केरल के दौरे पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कजाकिस्तान गए। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज। पारसी नववर्ष नवरोज आज मनाया जा रहा है। कोमलिका बारी तीरंदाजी की अंडर 21 रिकर्व विश्व स्पर्धा की नई चैंपियन। और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर आज से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर भेजें। आप अपना जवाब, अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल के समाचार प्रभात में की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने देशभक्ति की भावना उत्साह से 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की और कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों और भारत तथा लोकतंत्र से प्रेम करने वाले विश्व के लोगों को बधाई दी। उन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सभी स्वाधीनता सेनानियों का ऋणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहुत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती और सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें केवल अमृत महोत्सव तक ही सीमित नहीं रहना है, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर
अगले 25 वर्ष की यात्रा जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल ने न केवल देश के बल्कि संपूर्ण मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की और देश ने धैर्य से इस महामारी का मुकाबला किया। उन्होंने महामारी से लड़ाई में निर्भीक सेवा करने वाले सभी लोगों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने, आधुनिक नवाचार और नए युग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू करने जा रहा है। समग्र ढांचागत विकास की 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत का विकास समावेशी और सामंजस्यपूर्ण है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, जम्मू कश्मीर और हिमालयी क्षेत्र सहित संपूर्ण लद्दाख, तटवर्ती इलाके और जनजातीय क्षेत्र भारत के भावी विकास का बड़ा आधार बनेंगे। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी घोषणा की। हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके यही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा आज का काम ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करता है। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ निश्चय और एकता ही हमारी शक्ति है और राष्ट्र प्रथम ही हमारा मंत्र है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन 21वीं सदी के नए आत्मनिर्भर भारत की उनकी परिकल्पना प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जलवायु संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भविष्य के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने की योजना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन शिक्षा को सबके लिए समान रूप से सुलभ बनाने, बालिकाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी क्षमता पहचानने के अवसर उपलब्ध कराने पर बल देता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उग्रवाद ग्रस्त इलाकों में कल 75वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उल्लास से मनाया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना ऐतिहासिक है।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में करीब 16 वर्षों के बाद दूर दराज के गांवों में स्थित 14 स्कूल फिर से खुल गए हैं। इन स्कूलों के भवनों को बीते सालों के दौरान माओवादियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस कारण कई बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने हाल के महीनों में ग्रामीणों की मदद से इन स्कूलों को फिर से खोलने का निश्चय किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फिर से स्कूल शुरू होने पर इन गांवों में उत्सव सा माहौल था। वहीं एक अन्य माओवाद प्रभावित जिले सुकमा के मिनपा गांव में भी माओवादियों ने सड़क और बिजली आपूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद यहां प्रशासन ने सड़क का निर्माण कराया और कल मिनपा गांव में बिजली की आपूर्ति एक बार फिर से बहाल कर दी गई। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक है। इस कार्यक्रम में हम रोज आपके लिए स्वतंत्रता संघर्ष की एक झलक लेकर आएंगे। हम भारत के स्वाधीनता संग्राम के महान समंदर से मोती निकालकर आपके सामने पेश करेंगे। आजादी की लड़ाई की प्रमुख घटनाओं और नायकों के बारे में आपको बताएंगे। सदियों के संघर्ष की गाथा को एक निश्चित अवधि में प्रस्तुत करना कठिन है और इसमें संघर्ष की सभी घटनाएं और सभी नायकों के बारे में एक साथ बता पाना संभव नहीं है। सदियों के प्रतिरोध से जुड़ी बड़ी घटनाओं और व्यक्तियों को शामिल करने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके बावजूद ये कहानी पूरी नहीं होगी। अपने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ों से मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान सपूतों और बेटियों को हमारी श्रद्धांजलि। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब हमारे देश को आजादी मिली तो हर भारतीय उस अपार आत्मविश्वास से भर गया जो केवल स्वाधीनता ही दे सकती थी। उम्मीदें थी, संकल्प थे, आशाएं थीं। दुनिया ने हमारी आजादी को बड़े सम्मान से स्वीकार किया। देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र से न भटकते हुए शांति के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की कसम खाई। आज की कड़ी में हम आपको भारत के कुछ सपूतों के बारे में जानकारी देंगे। मोजे रिबा और गौतु लाचन्ना की। मोजे रिबा ने 15 अगस्त 1947 को अरुणाचल प्रदेश के दीपा गांव में राष्ट्रध्वज फहराया था। उदार हृदय के मोजे रिबा सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यही कारण है कि मोजे रिबा को प्यार से अबोह नियजी यानी सभी का पितामह कहा जाता था। उनका जन्म 1890 के दशक में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग क्षेत्र के डारिंग गांव में हुआ था। इस गांव को अब दारी के नाम से जाना जाता है। बांस के कारोबार में लगे मोजे रिबा को समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता था। इसी क्रम में उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जानकारी मिली और इसी के साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगी। उन्होंने और लोगों को इकट्ठा कर देश की खातिर आगे आने के लिए प्रेरित किया। मोजे रिबा और उनके समूह ने कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और इसके साथ ही वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। देश की आजादी के लिए उनके अनेक बलिदानों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1972 को देश की स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर उन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया था। 15 अगस्त को आधुनिक भारत के महानतम दार्शनिकों में से एक श्री अरबिंदो घोष की जयंती थी। अरबिंदो घोष ने 1902 से 1910 तक स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में खुले तौर पर सामने रखा। श्री अरबिंदो और उनके भाई बारेंद्र घोष ने अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया। 1930 के दशक के दौरान अपनी स्थापना से लेकर विघटन तक अनुशीलन समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। इस समिति ने भारत और विदेशों में अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ सहयोग किया। अंग्रेजों ने श्री अरबिंदो को अलीपुर षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
बाद में उन्होंने अपना शेष जीवन योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इसने उनके जीवन के समग्र दृष्टिकोण को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक सावित्री, ए लेजेंड एंड सिंबल, एक किंवदंती और एक प्रतीक भी लिखी। इस कविता में 24,000 पंक्तियां हैं। मलर बोल मलर हिंद मनम वेंदुम ताये, मलर पोति पाराटुम गुणम वेंदुम ताये, वरम तरुण। स्वाधीनता सेनानी गौतु लाचन्ना का जन्म 16 अगस्त 1909 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। किसानों, पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के हितों के लिए लड़ने वाले गौतु लाचन्ना अपने समय के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। महज 21 साल की उम्र में पलासा में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाचन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई के लिए गौतु को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। छुआछूत के मुद्दे पर गांधी जी के आमरण अनशन से प्रेरित होकर लाचन्ना ने 1932 में बरुआ में हरिजन सेवा संगम का आयोजन किया। उन्होंने हरिजन चेरी में एक रात्रिकालीन स्कूल की शुरुआत की और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया। गौतु लाचन्ना ने जमींदारी रायतू संघों का गठन किया। उन्होंने कोई भी कर अदा नहीं करने का अभियान चलाया। लाचन्ना ने जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि किसान अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। 1940 में उन्होंने पलासा में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया। इस दिन का एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि पुद्दुचेरी अपना स्वतंत्रता दिवस 16 अगस्त को मनाता है। पुद्दुचेरी अपनी आजादी से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी के रूप में जाना जाता था और उसकी संसद ने 16 अगस्त 1962 को औपचारिक रूप से पुद्दुचेरी का भारत संघ में विलय करते हुए अधिग्रहण के संधि की पुष्टि की। हालांकि पौंडीचेरी के लोगों ने 1 नवंबर 1954 को एक जनमत संग्रह में भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन पुद्दुचेरी के भारत में औपचारिक विलय में लगभग 8 साल लग गए। मार्क ट्वेन ने भारत को मानव जाति के उद्गम और विकास स्थल की संज्ञा दी है। मानव बोली और भाषा की जन्मस्थली कहा है। इतिहास की जननी और आख्यानों तथा परंपराओं की परम मातृमही कहा है। मानव जाति के इतिहास की सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक कलात्मक धरोहरें भारत में ही संचित हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहें। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की एक और कड़ी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे पढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगले 25 वर्ष के लिए भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने समग्र ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की। देश के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की घोषणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज केरल के दौरे पर।
अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कजाकिस्तान गए। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज। पारसी नववर्ष नवरोज आज मनाया जा रहा है। कोमलिका बारी तीरंदाजी की अंडर 21 रिकर्व विश्व स्पर्धा की नई चैंपियन। और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। केरल में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में कल 18,582 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल स्थिति का जायजा लेने के लिए आज केरल पहुंचेगा। श्री मांडविया राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वे कोविड देखभाल सुविधाओं का जायजा लेने के लिए तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने राजधानी काबुल में घुसने के कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमर उल्ला सालेह अफगानिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान रवाना हो गए हैं। अनेक राजनयिक अधिकारी और अन्य अफगानी लोग देश छोड़कर चले गए हैं। अफगान सरकार के मंत्री, सरकारी कर्मचारी और सैकड़ों की संख्या में अन्य लोगों से हवाई अड्डे का टर्मिनल भरा हुआ था और सब बेचैनी से अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे। इनमें अनेक महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक होगी। परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान अफगानिस्तान पर यह दूसरी बैठक है। एस्टोनिया और नॉर्वे में तत्काल सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस सुरक्षा परिषद को स्थिति की जानकारी देंगे। इस बीच अफगानिस्तान से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान कल शाम नई दिल्ली पहुंचा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि एयर इंडिया ने आज भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से लाने के लिए दूसरी उड़ान की भी व्यवस्था की है। भारत की कोमलिका बारी पोलैंड के व्रोक्ला में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रिकर्व स्पर्धा में नई चैंपियन बन गई हैं। भारत के जूनियर रिकर्व तीरंदाजों ने पुरुष और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते। अंडर 21 पुरुष रिकर्व टीम के फाइनल में धीरज बोमादेवरा, आदित्य चौधरी और पार्थो सुशांत की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर अग्रसर है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने दूसरी पारी में कल चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 181 रन बना लिए थे। भारत ने 154 रन की बढ़त हासिल कर ली है। आज पारसी नववर्ष नवरोज है। पूरे विश्व में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पारसी समुदाय का ये प्रमुख उत्सव शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पारसी धर्मगुरुओं के अनुसार नववर्ष का आगमन चंद्र पंचांग पर आधारित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को नवरोज के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में पारसी समुदाय का अतुलनीय योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि नवरोज सभी के लिए बंधुत्व, करुणा और सम्मान की भावना दर्शाता है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक सजग नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और चंद्रिका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, 75वां स्वतंत्रता दिवस अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अगले 25 साल अमृतकाल। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना का किया ऐलान, 100 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। नवभारत टाइम्स लिखता है, 25 वर्षों में 100% विकास। मोदी बोले, यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, न झिझकता है और न रुकता है बदलता भारत। लाल किले के प्राचीर से दुश्मनों को दिया कड़ा संदेश। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से काबिज होने पर जनसत्ता की सुर्खी है, तालिबान का काबुल पर कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति सालेह सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ा। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर अब तालिबान का कब्जा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, संसद में सार्थक बहस न होना खेदजनक। प्रधान न्यायाधीश एन वेंकटरमण ने कहा, संसद में चर्चा से अदालतों पर बोझ हुआ था कम। चर्चा न होने से कानून में रह जाती हैं कई खामियां। व्याख्या करते समय अदालतों को विधायिका की भावना का पता नहीं चलता। जनसत्ता लिखता है, रविवार को कोरोना के 33,000 नए मरीज, 421 की मौत। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले केरल में। दैनिक जागरण का कहना है, पिछले हफ्ते 7% घटे नए मरीज और मौत में भी 4% की गिरावट। टीकाकरण में भारत का प्रदर्शन बेहतर। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, भारत बायोटेक का भरोसा, कोरोना की नेजल वैक्सीन भी काफी असरदार होगी। तीसरे और बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगी नेजल वैक्सीन। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सचेत किया है, लोगों पर निर्भर है तीसरी लहर का जोर। सोशल मीडिया पर एक अध्ययन के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है, लाइक और कमेंट का लालच, लोगों में बढ़ा रहा आक्रोश। सोशल मीडिया पर अधिक आक्रोश व्यक्त करने को प्रोत्साहित होता है यूजर। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर भेजें। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगले 25 वर्ष के लिए भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने समग्र ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के गति शक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की। देश के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज केरल के दौरे पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर कजाकिस्तान गए। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निर्धारित समय से पहले 20 सितंबर को चुनाव कराने की घोषणा की। अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज। पारसी नववर्ष नवरोज आज मनाया जा रहा है। कोमलिका बारी तीरंदाजी की अंडर 21 रिकर्व विश्व स्पर्धा की नई चैंपियन। और क्रिकेट में लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।